नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक हत्याकांड हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड की बात कर रहा हूँ। उससे आप देखते हैं कि अतीक अहमद का नाम भी जुड़ा था, उसके परिवार का नाम भी जुड़ा था। अब कल उसके बेटे को इनकाउंटर में मार गिरा दिया गया है। एक बार उत्तर प्रदेश को आप लोग देख लीजिए, लखनऊ उसकी राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आप देखेंगे नई दिल्ली से लगती है, यानी कि दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखें 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आपने देखा है कि माफिया जो बाहुबली थे उनके बहुत ही बुरे दिन शुरू हुए थे। चलिए तो वही कहानी चल रही है। राजग शासित राज्यों में तेज है सरकारी भर्ती, मोदी साहब करें। सचिन पायलट पर कांग्रेस में भारी असमंजस बना हुआ है, ये राजस्थान की घटना है। और आप देखिए कांग्रेस का यही हाल है, हर राज्य में आप जाइए कांग्रेस में 2 गुट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और आप देखेंगे इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखें तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत में आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी साल यहाँ चुनाव भी होना है। क्या चुनाव भी होना है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर उसे वुक्का लिगा और लिंगायत में 2-2% बांटने की कर्नाटक सरकार के आदेश पर कहा कि इसे देखने से प्रथम दृष्टया निर्णय लेने का की प्रक्रिया बहुत अस्थिर और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। और राज्य सरकार ने कहा कि संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो वह भूल थे। तो ये आप देखिए वही राजनीति को लेकर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की आप लगभग राजनीति की विचारधारा से काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी तो चुनाव है ना आपके। कहाँ? कर्नाटक में भी आपके चुनाव है। देखिए कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में आप देखें 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 12 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 28 सीटें देखने को मिलेगी। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। अब देखिए चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद अगर आप लोग 324 को पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फेमा उल्लंघन के आरोपों में घिरी बीबीसी 10 अफसरों से पूछताछ हो रही है। और आपने देखा होगा कि बीबीसी इंडिया की बात हो रही है और इसके द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो मोदी पर आप देखते हैं लाई गई थी, विवादित गुजरात दंगों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री थी ना, उसके बाद ही आप देखते हैं इस पर इस तरह की काम होने लगे थे। फेमा को याद रखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना 1999, उसी की बात हो रही है। विदेशी फंड में अनियमितताओं को लेकर ईडी ने दर्ज किया मामला और बीबीसी के 2 पूर्व और एक मौजूदा निदेशक से भी हो चुकी है पूछताछ। 26% एफडीआई की सीमा का बीबीसी ने किया है उल्लंघन। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करती है रही है बीबीसी और दोषी पाए जाने पर बीबीसी को देना पड़ सकता है 3 गुना हर्जाना। ईडी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं विपक्ष और बीबीसी यही कह रही है कि हमने जो आप देखिए गुजरात दंगों पर जो डॉक्यूमेंट्री लाए हैं उसी के बाद हमारे ऊपर ये शिकंजा कसा जा रहा है।
ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और बीबीसी की बात करें तो आप देखेंगे किसकी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये आप देख यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है, जो लंदन में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 18 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। राहुल के वकील ने कहा है कि निचली अदालत में सुनवाई नहीं थी निष्पक्ष। फूडेस मोदी के वकील की दलील, सांसद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। राहुल की याचिका पर सख्त अदालत 20 अप्रैल को सुनाएगी फैसला। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, राहुल गांधी के द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव के समय एक आपत्तिजनक बयान दिया था कि सभी जो भाग जाते हैं घोटाला करके वो मोदी क्यों होते हैं उपनाम को लेकर। तो उसी को लेकर आप देखते हैं जो पूनेश मोदी है, इन्होंने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। मानहानि यानी कि आप देखिए किसी कोई शब्द बोला जा रहा है, उससे अगर आप देखिए किसी की छवि को नुकसान पहुंचता रहता है तो वो मानहानि का केस दायर कर देता। फिर आपने देखा होगा राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और इनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। तो इन्होंने आप देखते हैं कि क्या किया हुआ है, अपनी एक तरह से दलील दी हुई अपनी तरफ से, तो वही चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में सेना और वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर विवाद के बीच अपनी ऑपरेशनल तैयारी में जुटा हुआ है। और इस तरह की आप देखते हैं कि हमें हमारे पड़ोसी अगर चाइना जैसे हो तो ध्यान देना ही होता है। लद्दाख की राजधानी लेह है और आप देखें 2019 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देशों से लगती है। राज्यों में देखें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। माल्या नीरव को भारत लाने में मदद करेगी ब्रिटिश सरकार, मोदी साहब कर रहे हैं, हमारे पीएम मोदी साहब कर रहे हैं। और ये आप देखिए हमारे देश के लुटेरे हैं और जाकर वहां बैठे हुए हैं। भटिंडा में 4 जवानों की हत्या मामले में हमलावरों का सुराग नहीं, पूरी तरह से सील रही सैन्य छावनी और अंदर भी चला सर्च ऑपरेशन। सेना ने किसी संदिग्ध को हिरासत में लेने से किया इनकार। तो आप देखिए कि हमारे 4 जवानों की हत्या कर जाता है कोई और अभी तक उसका सुराग नहीं मिलता है, बड़ी विडंबना कह लीजिए। महागठबंधन के लिए कांग्रेस को देनी पड़ेगी बड़ी कुर्बानी। नीतीश तेजस्वी का फॉर्मूला, जीतने वाली और दूसरे नंबर वाली सीटों पर लड़े कांग्रेस, बाकी साथी दलों को बात बनी तो हर सीट पर भाजपा के विरुद्ध विपक्ष की एक ही उम्मीदवार की तैयारी है। और एक बात आपको बता दो, 261 सीटों पर कांग्रेस को होना होगा सीमित, बाकी सीटों पर उतरेगी साथी दल। 200 से आप देखिए 300 से सीटें ऐसी है जहां बीजेपी और कांग्रेस की भी डायरेक्ट फाइट होती है। तो कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन संभव नहीं है। और याद रखिए अगर ये पहले तो सबसे पहले ये गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में आप देखते हैं 543 टोटल सीटें, और गठबंधन अगर हो भी जाता है जिस तरह से परिस्थिति बन रही है तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसका आप देखिए इंदिरा गांधी के समय हुआ, कांग्रेस कई बार हारी गठबंधन के सामने, तो ये कोई नई बात नहीं देखने को मिलेगी। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और पीएम आवास के पास अनधिकृत निर्माण से बढ़ाई वायुसेना की चिंता। किसान समृद्ध होंगे तो देश मजबूत होगा, एलजी साहब कह रहे हैं दिल्ली के। एम्स में जल्द मरीजों को सस्ती दर पर मिलेगा आर्थोपेडिक इम्प्लांट। और ईडब्ल्यूएस छात्रों को नकद के बजाय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ना बच्चे, और आप सभी जानते हैं कि इन्हें 10% आरक्षण भी मिला है, ये भी आपको मालूम होगा। उर्दू व फारसी के कठिन शब्दों से बनाए दूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दैनिक कामकाज में सरल शब्दों का प्रयोग करने का दिया है निर्देश। हवा में जहर घोल रहे जुगाड़ वाहनों का सर्वे कराएगी डीपीसीसी। इस तरह की आप देखिए वाहन देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। 2 पहिया वाहनों का इंजन लगाकर राजधानी की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं हजारों साइकिल रिक्शा, और देखा जाएगा कि इन्हें कैसे ईंधन पर चलाया जा रहा है और उससे किस किस्म का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो आप देखते हैं सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। नमामि गंगे ने 49 विश्वविद्यालयों के साथ किया समझौता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को नमामि गंगे यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस दौरान आप देखिए जल संरक्षण और विशेष रूप से नदी पुनर्जीवन पर युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 49 विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और सरकार देखिए जानती है कि हम कितने भी कदम उठा लें, अगर आप देखिए जनता उनके साथ नहीं जुड़ी तो किसी भी तरह की सफलता पा पाना बड़ा मुश्किल है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईसाइयों पर कथित हमले के आंकड़े गलत हैं।
कहा कि कथित 495 मामले में से 232 ही 8 राज्यों में कराए गए दर्ज। ऐसी अदालती कार्रवाइयों से जन सामान्य में जाएगा गलत संदेश। और आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 की बैठक में जेलेंस्की को आमंत्रित करने के मूड में नहीं है भारत। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और भारत, आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो भारत न्यूट्रल है, भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। यहाँ G20 की बात हुई है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना उद्देश्य है। और सदस्यों में आप देखें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। भारत अध्यक्षता कर रहा है ना। पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन। देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय लिया है। अच्छी बात है। छात्रों की शिकायत अब विश्वविद्यालयों को पड़ेगी भारी। यूजीसी ने रेगुलेशन में किया बड़ा बदलाव। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को करनी होगी लोकपाल की नियुक्ति। छात्रों की बढ़ती शिकायतों के बाद यूजीसी ने उठाया कदम। ज्यादा फीस वसूली व फीस लौटाने में देरी बना मुद्दा। छात्रों से जुड़ी शिकायतों का निराकरण न करने पर संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है। और लोकपाल, आप देखते हैं कि हमारे देश में अन्ना ने आंदोलन किया था लोकपाल के लिए। लोकपाल का गठन हो चुका है। कहा जाता था कि लोकपाल आएगा, कोई जादू की छड़ी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी आप देखते हैं ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि आम लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। भारत ने कश्मीर में G20 आयोजन पर पाक की आपत्ति खारिज की है। हम लोग कुछ भी जम्मू कश्मीर में कहते हैं, पाकिस्तान उस पर आपत्ति दर्ज करता रहता है। दूरदर्शन पर देखेगी धरोहर के पुनरुत्थान की कहानी। आज और कल प्रसारित किए जाएंगे सरकार की उपलब्धियों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग। नए राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थलों के निर्माण से लेकर महापुरुषों की यक्ष गान का होगा चित्रण। तो पायरेटेड कंटेंट प्रसारित करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है सरकार। चलिए आप लोग ये देखते रहिए। फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर नागा मुद्दे का समाधान तलाशने पर सहमति। NSCN-IM के नेता ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार और NSCN-IM ने दशकों पुराने मुद्दे का समाधान दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर तलाशने का फैसला किया है। ये नागालैंड की बात हो रही है, आप देखेंगे। और आप देखिए, बहुत ये नई सरकार आई हुई है, इसने बड़ा उस क्षेत्र में आप देखते हैं कि कदम उठाया और समझौते भी किए इन लोगों से। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे राज्य बनाया गया था 1 दिसंबर 1963 में और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लॉ गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। कचरा प्रबंधन में राय दिखा रहे पणजी, बेंगलोर जैसे शहर। छत्तीसगढ़ में कचरे को 37 श्रेणियों में किया जा रहा है अलग। तो पणजी ने पेश किया 16 वे सेग्रीगेशन मॉडल। पणजी में नगर निगम ने सूखे कचरे को खरीदने का लिया निर्णय। इससे कॉलोनियों की आमदनी में भी हो रही है वृद्धि। और जीरो वेस्ट के लक्ष्य के लिए नगर निकायों और नागरिकों की मिलीजुली भगत का पहल का दिखने लगा असर। और आप देखिए, अंबिकापुर पहले से पेश कर चुका है उदाहरण। और बेंगलोर में 3R की महत्वपूर्ण पहल। बेंगलुरु में बेहद नगर पालिका रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल यानी कि 3R के रूप में अहम पहल की जा रही है। और जो आप देखते हैं घर से कचरा निकलता है, उन्हीं को लेकर आजकल तो आप देख रहे हैं कि आपके घर के सामने गाड़ी आती है जहाँ सूखा कचरा, आप देखते हैं गीला कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सब अलग अलग रखने की व्यवस्था है। कर्नाटक, अमूल और नंदिनी, या भी दूध को लेकर आप देखिए विवाद बना हुआ है। चलिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उस पर आपकी सोच क्या कहती है आप लोग लिखा करिएगा अपनी राय। भाजपा में नहीं थम रही है नाराजगी। एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि जब क्या रहता है, चुनाव रहता है किसी राज्य में, तो इस पार्टी का उस पार्टी के नेताओं से, इस पार्टी का उस नेताओं से आना जाना शुरू हो जाता है।
चलिए, तो ये आप लोग देखते रहिए, राजनीति की बातें हो रही है सब। सूट वोट की सरकार का लक्ष्य केवल मित्रों की तिजोरी भरना है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। महिला मोर्चा की बैठक में राजनीतिक मंच पर नजर आएंगी रश्मि ठाकरे। ये आप देखते हैं, पूर्व उद्धव ठाकरे की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। राजनीति के नटवर लाल हैं केजरीवाल, भाजपा कह रही है। अंबेडकर जयंती पर आज जुटेंगे भाजपा कांग्रेस व सपा के दिग्गज, ये अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं हम लोग, तो संविधान का पिता कहा जाता है। और आप देखिए, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पहले कानून मंत्री इसीलिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कानून मंत्री बनाया गया था। और 16 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। मुंबई से अब देखें, बीए एमए किया हुआ था, कोलंबिया से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी किया था। बड़े पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। भारत रत्न दिया गया था 1990 में मरने के बाद। भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ था, ठीक है। पंजाब के एससी लैंड में बिछी चौसर, अब बाजी जीतने का इंतजार है। ये आप देखिए, जलंधर लोकसभा चुनाव है ना पंजाब में, उसी को लेकर बात हो रही है सब। चलिए, तो ये आप देखिए, माफियाओं की बातें हो रही हैं, सब चल रही हैं। देश में अवैध हथियारों की मौजूदगी गंभीर मामला है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में राजस्थान में छापेमारी चल रही है। खालिस्तान समर्थक था ना, और अभी तक आप देखते हैं पुलिस के शिकंजे से बाहर है, उसी की बात हो रही है। दोहा में भारतीय रुपये में खरीदारी कर गर्व महसूस हुआ है, पीएम को धन्यवाद। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, गायक मीका सिंह ने बुधवार को दोहा में भारतीय रुपये में खरीदारी की है, क्योंकि आप देखिए, दो देशों के बीच समझौता हो रहा है कि हम अपनी लोकल करेंसी में खरीदारी करेंगे। क्योंकि आप देखिए, डॉलर में अभी चलता था, तो डॉलर बड़ा महंगा होता जा रहा है। जब जिसकी मांग बढ़ेगी तो महंगा होना स्वाभाविक सी बात है। उड़ीसा के संबलपुर हिंसा मामले में 43 उग्रदेवी हिरासत में, अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट ये आप देखिए बंद हुआ है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर निकाली गई थी, बाइक रैली के दौरान ये हुआ था। उड़ीसा को देखना चाहे तो ये उड़ीसा आप देखेंगे, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। क्या लगती है? सीमा लगती है। और आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, और नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 143 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें देखने को मिलेगी। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा राज्य फैला हुआ है। राजा भैया के खिलाफ ट्वीट पर बेहद चर्चा में पिता उदय प्रताप। ये आप देखिए, जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व कोंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से पत्नी रानी भावनी के खिलाफ दायर तलाक के केस में परिवार में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। रघुराज आज के पिता राजा प्रताप सिंह ने उनके खिलाफ ट्वीट में लिखा है कि रघुराज भादरी अपने आदर्श मुल्ला मुलायम से कम नहीं है। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और बराबर जीत हासिल करते थे, तो इनके परिवार में भी अभी चल रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के बाद नियमित पुलिसिंग पर जोर है, और अमित शाह ने श्रीनगर में अगले माह होने वाली G20 बैठक की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा ली है। पाकिस्तान ड्रोन से ने AK-47 संग गिराए 2 लाख रुपए, आतंकियों तक पैसा हथियार पहुंचाने का षड्यंत्र नाकाम। ये आप लोग देखिए, पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, फिर भी आप देखिए अपने काम से बाज नहीं आ रहा है। खुद के घर में खाने के लिए ना हो, दूसरे को बर्बाद करने की पूरी षड्यंत्र रचने का काम रहता है। बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को अब ईडी ने किया गिरफ्तार, विदेशी फंडिंग का मामला है, भोपाल ले गया है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है। अवैध तरीके से जमीन खरीद फरोख्त मामले में 22 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आईएएस छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की चल रही है। पूजा सिंघल के बाद झारखंड के दूसरे आईएएस है। आप देखिए, जब तैयारी करते हैं बच्चे, तब उनसे पूछिए आप क्यों बनना चाहते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों का टारगेट ये भी रहता है, ये भी गलत नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ भागों में 3-4 दिन तक चलेगी लू। सेना के जवानों को मिलेगी सेंसर, जीपीएस और बुलेट प्रूफ जैकेट। और होनी चाहिए, आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि ईमानदारी से अगर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारे सैनिक हैं, और हम लोग क्या करते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं।
और उन्हीं की शहीदी पर आप देखते हैं, उनके जाने के बाद उन्हीं की उस पर बॉडी पर आप देखते हैं कि राजनीति भी खूब होती है हमारे देश में। ये आप देखें, कर्मचारियों की याचिकाओं पर अंतिम आदेश, ईपीएफ मामला, पूर्व सहमति का प्रमाण दिए बिना अधिक अंशदान का प्रावधान करें। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन संभव ना हो तो भौतिक रूप से आवेदन दाखिल करने का विकल्प दें। ये आप देखिए किसकी, भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि ये संगठन है ना, उसी के लेकर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निशीथ पर हमले की सीबीआई जांच का आदेश ठुकराया। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में फरवरी में केंद्रीय मंत्री निशीथ की प्रमाणे के काफिले पर जो हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकी वली उल्लाह को उम्र कैद की सजा हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, इसने एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और 2006 में इसे गिरफ्तार किया गया था और 2006 का मामला है, ठीक है। और 8 महीने के बाद कोविड के एक दिन में 10,000 से ज़्यादा मामले आए। आपको अपना परिवार और अपनी सुरक्षा खुद रखनी है, ठीक है। अमृत सेन विश्व भारती जमीन विवाद में मामले में पुलिस हस्तक्षेप का आदेश। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता है ना अमृत सेन, उनके बीच जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। होमगार्ड के खाते से 54 करोड़ रुपए का लेन देन, आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। होमगार्ड के पैन कार्ड से फॉर्म बनाकर लेन देन, डीएम आवास पर तैनात और होमगार्ड साइबर सेल को सौंपी जांच। देख लीजिए 54 करोड़। बोर्डिंग पास की अदला बदली करने वाले 2 विदेशी गिरफ्तार हुए। कामकाजी महिला को बच्चा गोद लेने के आयोग का कहना रूढ़िवादी मानसिकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को बताया निराधार। ये आप देखिए, मंत्री ने विधवाओं के लिए गंगा भागीरथी शब्द के इस्तेमाल का रखा प्रस्ताव। महाराष्ट्र में आस्था का मेला आप देखिए, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जिले में प्राचीन सोवर नाग मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए हैं। चलिए आप लोग भी देखिए। विकास और सुविधाओं संघ तैयार किया आत्मनिर्भर का ट्रैक। ये छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की धौरा भाटा भंटा पंचायत में युवा सरपंच की पहल। अग्निवीर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए तैयार कराया रनिंग ट्रैक। कई अच्छे आप देखिए नगर पंचायतें अच्छा काम करती हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें। असम के पूर्व एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ होगी जांच। असम में जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार की पूर्व संयोजक है ना प्रतीक हजेला की जांच का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने एनआरसी अपडेट करने के दौरान कथित अनियमितताओं के लिए आर्थिक अपराध निदेशालय व विजिलेंस में उनके खिलाफ शिकायत की है और हजेला को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी संयोजक नियुक्त किया गया था। हालांकि अगस्त 2019 में एनआरसी सूची प्रकाशित होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को हजेला को मध्य प्रदेश में जितना संभव हो उतने लंबे समय तक स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया था। तो उसी मामले की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल देखने को मिलेंगे और ये एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद करते हैं। और आप लोग जब किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी मुझे लगता है कि इन आर्टिकल्स को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एक सोच विकसित होती है, जानकारी आपको मिलती है सही। बाबा साहब के मार्ग पर चलती मोदी सरकार। अब देखिए ये भूपेंद्र यादव बीजेपी के नेता हैं, तो आप देखते हैं कि वो तो कहेंगे ही, इसमें कौन सी गलत बात है। ये समता, समानता और न्याय की भावना भारत की सामाजिक संरचना की परिकल्पना में सदियों से रही है और इसलिए हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने करुणा की राह दिखाई तो आधुनिक भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी राह में अन्याय, अभाव और अज्ञानता को बाधक बताया। यह ऐसा विषय है जिस पर संकीर्णता और राजनीतिक हित अहित से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है। भगवान बुद्ध के संदेशों और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को संकीर्णता के मकड़ जाल में उलझ कर समझना या अमल में लाना संभव नहीं है। दुनिया में अलग अलग तरह की अनेक चुनौतियां हैं और गहराई से विचार करें तो अन्याय, अभाव और अज्ञानता ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करके न केवल दुनिया की अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है, बल्कि इससे मानव के लिए एक बेहतर समाज बनाने में भी सफलता मिल सकती है। अपने कालखंड में जब भगवान बुद्ध समाज में व्याप्त अन्याय और अभाव को देखकर द्रवित हुए तो उन्होंने इस कठिनाई को करुणा की दृष्टि से देखा या समाधान की खोज में निकले और उन्हें समझ में आया कि जीवन में अभाव और अन्याय इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि मनुष्य अज्ञान में घिरा रहता है। अज्ञानता से निकलकर यथार्थ को पहचानना भी आवश्यक है
और भगवान बुद्ध जीवन पर्यंत उपदेशों और संदेशों के माध्यम से मनुष्य को भ्रम के अंधकार से दूर कर उसे दुखों से मुक्त करने में लगे रहे। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विषमता की जड़ में अभाव एक अहम कारक है। धन का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, या फिर आप देखिए अवसरों में समानता का अभाव हो, अथवा गरिमापूर्ण जीवन स्तर का अभाव हो, इससे समाज और देश दोनों ही बुनावट कमजोर होती है। और इस अभाव के पीछे न्याय का नहीं मिलना एक बड़ा कारण है। और इन बाधाओं के विरुद्ध बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर की दृष्टि न्याय और ज्ञानवान समाज बनाने की पर जोर देने की रही है। और उनका मानना था कि अवसरों में समानता तथा न्याय देकर ही समाधान निकल सकता है और विषमता को दूर किया जा सकता है, समता मूलक समाज बनाया जा सकता है। यथार्थ को समझने और आडंबरों से दूर रहने वाला समाज भी इसी राह पर चलकर बनाया जा सकता है। और फलता बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक ढांचे को ऐसा आकार दिया जिसमें सफल समता मूलक समाज की स्थापना की शक्ति मौजूद है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता का ही असर है कि वर्तमान समय के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के मूल में भी अभाव और न्याय और अज्ञान को दूर करने का ही आग्रह होता है। और अगर गहराई में समझें तो इसका आशय एक ऐसे समाज की रचना से है जिसमें सबके पास जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो, अर्थात अवसरों में समानता हो। समाज में गरीबी ऐसी ना हो कि सबल लोग निर्बल का शोषण करने लगे, और समान अवसर उपलब्ध कराकर ही हमारे मनीषियों द्वारा की गई समाज निर्माण की परिकल्पना को वास्तविक अर्थों में जमीन पर उतारा जा सकता है। अगर राज्य समान अवसर नहीं दे सकता तो वह अपने नागरिकों से न्याय नहीं कर सकता है। और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भी संविधान के माध्यम से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अभाव से मुक्ति का सही मार्ग क्या है। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम समाज को स्वावलंबी और स्वनिर्भर बनाएं, और समाज का प्रत्येक कमजोर वर्ग जैसे जैसे स्वावलंबन और स्वयं निर्भरता की राह पर चलेगा, उसके जीवन से अभाव का अंधकार छटता जाएगा और इससे समाज और देश दोनों सशक्त होंगे। हालांकि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, और इसके लिए ज्ञान और जागरूकता का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यही शेष दोनों विसंगतियों के भी मूल में है। और अज्ञान को एक तरह से भ्रामक ज्ञान भी माना जा सकता है, और जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में और बदतर बना लेता है। आज जाति वर्ग के आधार पर ऊंच नीच के भेद से लेकर जीवन के भिन्न भिन्न स्तरों तक जितने प्रकार के भेदभाव हमें दिखाई देते हैं, यह सब इस अज्ञान के फेर में पड़कर मनुष्य ने ही बनाए हैं। इन्हें बनाते वक्त मनुष्य को इसमें अपना हित ही नजर आया होगा, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि भेदभाव का सोच देश समाज के लिए नासूर बन जाता है। हमें गौर करना होगा कि जब से विश्व समाज में मानवीय स्वतंत्रता के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ा है, तब से अज्ञान को दूर करके अभाव और अन्याय को समाप्त करने की दिशा में अधिकाधिक प्रयत्न किए गए हैं, अब भी किए जा रहे हैं। और आज भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, यह बाबा साहब अम्बेडकर की सर्वस्पर्शी समतामूलक समाज की परिकल्पना से ही प्रेरित है। गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों को समानता को सुनिश्चित करना तथा लोकतंत्र में जन भागीदारी को प्रोत्साहन करना मोदी सरकार की नीतियों में प्राथमिकता का विषय है, और इसका परिणाम आंकड़ों में भी नजर आता है। लंबे समय तक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीतिक हित साधने वालों ने उनके विचारों को कभी भी मूर्त रूप नहीं दिया है, लेकिन आज मोदी सरकार में बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ का रूप दिया गया है, और जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने की प्रेरणा लंबे समय तक मिलती रहेगी। एक लेखक हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं मोदी मंत्रिमंडल में, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। विपक्षी एकता की हवा निकालते पवार, शरद पवार यही संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, चाहे जेपीसी की मांग को लेकर, अडानी के मुद्दे को लेकर, या फिर आप देखिए ईवीएम को लेकर, तो उसी को लेकर चल रहा है सब, ठीक है। शरद पवार एक अच्छे जाने माने पॉलिटिशियन है, महाराष्ट्र में देखिए खासकर इनका अच्छा अस्तित्व है। अमृत के फल मिट्टी के खेत में नहीं बल्कि पवित्रता और प्रभु साधना में लीन हृदय रूपी उर्वरक क्यारी में लगते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये आप देखते हैं कि मुठभेड़ पर बेजा सवाल, जो आप देखते हैं कि देखिए अभी चाहे जो अति के बेटे का हो मुठभेड़ में, आप देखिए इनकाउंटर हो, इससे पहले आप देख रहे होंगे विकास का दुबे का हुआ था। तो आप देखते हैं विपक्ष के द्वारा, कई लोगों के द्वारा इस पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके अपने सवाल रहते हैं।
हेली सेवा। उत्तराखंड में इस वर्ष केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं को लेकर यात्रियों को जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केदारनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहले चरण की 6000 से अधिक हेली टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। जोजिला सुरंग की महत्ता। जोजिला सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग है जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इससे सेना भी मजबूत होगी। जोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसे एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग भी कहा जा सकता है। वैसे पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई आप देखें लगभग 33 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में जेड मुरहे सुरंग से जोजिला के बीच 18,475 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई, जिसमें से 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बन चुकी है। इसके विस्तार किया जाएगा और शेष हिस्से का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना में 2 ट्विन ट्यूब टनल और 5 ब्रिज और 2 स्नो गैलरी शामिल होगी। स्नो गैलरी का फायदा यह होगा कि अगर इस क्षेत्र में बर्फबारी होगी तो इस कारण सुरंग की कनेक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा और आप देखेंगे आसानी से हमारा आना जाना लगा रहेगा। इस परियोजना का दूसरा हिस्सा जिसका नाम जोजिला सुरंग है सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई आप देखें 14.15 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 9.5 मीटर है। पूरी तरह से तैयार होने पर इसका आकार घोड़े की नाल की तरह होगा। यह समग्र परियोजना लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विस्तारित होगी और सरकार इसको दिसंबर 2023 तक पूरा करना चाहती। इस परियोजना पर लगभग 4,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जोजिला सुरंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में श्रीनगर से लेह तक की यात्रा लगभग 10 घंटे में पूरी होती है। इस दौरान कई दुर्गम इलाकों से गुजरना पड़ता है और जोजिला दर्रा एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जिसमें सर्दियों से लगभग 5 माह के लिए बंद कर दिया जाता है, बर्फ पड़ती है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। ये भी आप देख लिया करिए, छोटे छोटे ये क्या रहते हैं, कॉलम लिखे जाते हैं। राष्ट्र नायकों से प्रेरित होती हमारी युवा पीढ़ी। 2023 में देश को नई संसद मिल रही है। पराधीनता की पीड़ा समाप्त होने के 75 वर्ष बाद आज़ादी के अमृतकाल में यह नए भारत के संकल्प, पुरुषार्थ, सामर्थ्य और साहस का जीवंत प्रमाण है। वैसे तो अधिकांश राष्ट्र नायकों की जन्म जयंती के अवसर पर संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, लेकिन परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से देश के युवाओं और आमजन को इस तरह के आयोजनों से जोड़ने का प्रयास आरंभ किया, उससे बड़ी संख्या में युवा अपने राष्ट्र नायकों को से प्रेरित हो रहे हैं। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते देश के आम नागरिक। साकार होता अंबेडकर आप देखते हैं का सपना। चलिए ये भी आप देखिए। और अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ किया, याद रखिएगा। एक खरी खरी आर्थिकी में आलसी लोगों का योगदान, ये आप देखिए तंज कसा जाता है इसके द्वारा। चिंताजनक है वन प्रदेश में नदियों का सूखना, ये आप देखिए। ये भी जलवायु परिवर्तन का और हमारा भी योगदान कहिए कि यहाँ भी फर्क पड़ रहा है। सार्वजनिक जीवन में सभ्यता। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें व्यक्ति ने सेवा प्रदाता या साथी के साथ अभद्रता की है। ऐसी हरकतें सब असभ्यता की श्रेणी में आती हैं जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। चुनौतियों के बावजूद निर्यात में बना नया रिकॉर्ड। 2022-23 में वस्तु और सेवा का कुल निर्यात 13.9% की बढ़ोतरी के साथ 770 अरब डॉलर रहा है और निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज करने वाली प्रमुख वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स 50.52%, पेट्रोलियम उत्पाद 40.1%, चावल 15.22%, फार्मा 3.25%, कॉफ़ी आप देखें 12.29%, फल और सब्जी 11.19%। 122 अरब डॉलर का रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में व्यापार घाटा। व्यापार घाटा कहने का मतलब है कि हम लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। 83.53 अरब डॉलर था 2021-20 में व्यापार घाटा, ये बड़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तु और सेवा कुल निर्यात आप देखें 676.53 अरब डॉलर था और वित्त वर्ष 2022-23 में आप देखें वस्तु सेवा कुल आयात 892.18 अरब डॉलर रहा है। और भारत निर्यात के पहले पांच बाजार अमेरिका आप देखें, यूएई, फिर नीदरलैंड, चीन और सिंगापुर देखने को मिलेंगे। और देखिए, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी में पहली बार लगातार 9 दिन तक रही तेजी और 2817 अंक बढ़ा सेंसेक्स 29 मार्च से 13 अप्रैल के दौरान। तो ये 10 वर्ष में 173% बढ़ा प्रत्यक्ष कर संग्रह, सीबीडीटी कह रहा है। चीन के निर्यात में 5 माह में रही मजबूत वृद्धि चीन के। और पीएनबी ने जारी किया नया टोल फ्री नंबर, पंजाब नेशनल बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 17% की बढ़ोतरी है। इन्फोसिस ने सुनक की पत्नी को मिलेंगे 68 करोड़।
और आप देखते हैं दूसरी आईटी कंपनी है सबसे बड़ी, ठीक है। और घरेलू जरूरतों के लिए गेहूं निर्यात पर जारी रहेगा प्रतिबंध, गोयल साहब कह रहे हैं। वैश्विक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से भारत चिंतित है, सीतारमण हमारी कह रहे हैं। वॉशिंगटन में G20 के देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आयोजित सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। और हमारे अगर रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी इसकी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। G20 की अध्यक्षता में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है भारत, IMF कह रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना याद रखिए कि 27 दिसंबर 1945 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना IMF का उद्देश्य है स्थापना का। दिवालिया कानून में एक और संशोधन की तैयारी, प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मानसून सत्र में आ सकता है संशोधन विधेयक। और जो इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड IV है ना, उसी की बात हो रही। एक बात और आपको बता दूं, विधेयक की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा में जब तक कोई प्रस्ताव रहता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है आप देखते हैं उस पर क्या हो जाता है, वो क्या बन जाता है, आप देखते हैं कि कानून बन जाता है, राष्ट्रपति साहब जब हस्ताक्षर करते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने की जरूरत है, चौहान साहब कह रहे हैं। हमारे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष है ना जनरल चौहान साहब, CDS, वही कह रहे हैं। 4 किलोमीटर दूर तावल्ले को चुनौती जाएंगे किन्नौर लाहौल स्पीति, बिजली बोर्ड के सहायक अभियंताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, राजनीति का लगाया था आरोप। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में महिलाओं की यौन उत्पीड़न का उठाया था ना मुद्दा राहुल गांधी ने, तो उसी को लेकर बात हो रही। नवलखा की ISI एजेंट से साठगांठ, NIA की विशेष अदालत ने कहा कि माओवादी संपर्क मामले में आरोपित गौतम नवलखा और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट सैयद गुलाम नबी फई के बीच सांठगांठ की खबरें आ रही हैं। तनातनी के बीच नियम बदल सेना में नई भर्ती करने में जुटा चाइना। मौसम उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है चीन, प्रक्षेपण स्थल के पास जहाज़ों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस इलाके में सुबह 9 बजे दोपहर 3 बजे तक जहाज़ नहीं जा पाएंगे। पहले ही हवाई उड़ानों पर आधे घंटे के लिए रोक लगाई गई है। चलिए, हमारा पड़ोसी है चाइना, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। चीन में उइगर मुसलमानों रोजा नहीं रखें, इसकी हो रही निगरानी। अमेरिका अभिभावक की अनुमति के बिना नहीं खुलेगा इंटरनेट मीडिया अकाउंट। देखिए, अच्छी पहल है। पाक व चीन से मिलने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत सक्षम है। आतंकवाद को अंजाम दे रही ताकतें जान चुकी हैं ये नया भारत है, कड़ा जवाब देगा, विदेश मंत्री साहब हमारे कह रहे हैं। सऊदी अरब और सीरिया संबंधों को सुधारने में जुटे हुए हैं। बहरीन और कतर राजनयिक संबंधों को बहाल करेंगे। H1 वीजा धारकों को नौकरी जाने पर अमेरिकी सांसदों ने जताई चिंता। आव्रजन एजेंसी को पत्र लिखे इन्हें निश्चित अवधि तक देश में रहने के लिए कहा और अमेरिका में नौकरी गंवाने वालों में बड़ी संख्या में भारतीय अनुग्रह अवधि भी बढ़ाने की मांग की गई। अब भारतीय जाते हैं ना देखिए काम करने के लिए अमेरिका, तो उन्हीं की बात हो रही। ट्रंप ने अब कारोबार में गड़बड़ी के आरोप में पूछताछ ट्रंप से, राष्ट्रपति हैं पूर्व, आप सभी जानते हैं अमेरिका के। चीन को 1 लाख बंदरों का निर्यात करेगा श्रीलंका। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की ओर से टॉक मकाक प्रजाति के 1 लाख बंदरों को चीन को निर्यात की तैयारी है। टॉक मकाक श्रीलंका की स्थानीय प्रजाति, इसे यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ओर से विलुप्त होने की कगार वाली सूची में शामिल किया गया है। पाकिस्तान सरकार व न्यायपालिका आमने सामने खड़ी हुई है। चुनाव के लिए धन जारी करने वाले बिल को स्टैंडिंग कमेटी ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 21 अरब रुपए आयोग को देने को कहा है। चलिए, आप देख रहे हैं, पाकिस्तान देखना चाहें तो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी भी लगती है इससे। 1947 तक हमारा हिस्सा था, 1947 में हमसे अलग हुआ था। जापान मित्र देशों को देगा सैन्य उद्देश्यों के लिए मदद। सोडियम बैटरी निर्माण में सबको पीछे छोड़ने को तैयार है चीन। बड़ी संख्या में रासायनिक विज्ञानी इंजीनियरों शोध कार्यों में जुटे हुए। लिथियम का बहुत सस्ता विकल्प बन सकती है सोडियम बैटरी। सीरम ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को घना ने दी मंजूरी। भारतीय राजदूत ने की नेपाली गृह मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता।
एक काठमांडू इसकी राजधानी, नेपाल आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये आप देखिए उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया है। ये भी कुछ भी करता रहता है, खबरों में बना रहता है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। एक आप देखेंगे क्या चल रहा है, अभी आपके चल रहे हैं आईपीएल, तो खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे इसके बारे में, ठीक है। और बाकी आप लोगों को दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो एक एक गेम देख रहे होंगे। WFI प्रमुख के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो सके, सूत्र गए देश के शीर्ष पहलवानों द्वारा शोषण के आरोप लगाए गए थे ना, उसी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जीत की गारंटी बनी बेंजेमा विनियस की जोड़ी, फ्रांस के अनुभवी स्ट्राइकर करीम बेंजेमा और ब्राजील के 22 वर्षीय युवा फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर की जोड़ी रियल मैड्रिड के लिए जीत की गारंटी बन गई है। दोहा डायमंड लीग के साथ सत्र की शुरुआत करेंगे नीरज चोपड़ा। अमन ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। बंगाल में महिलाओं से दंडवत यात्रा कराने के मामले में 2 गिरफ्तार हुए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वालूर घाट की घटना पर राज्य पुलिस से मांगी रिपोर्ट। 4 आदिवासी महिलाओं को 1 किलोमीटर तक जबरन कराई गई थी दंडवत यात्रा। ये आप देखिए अनुसूचित जनजाति की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात हो रही, ST आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिए। 29 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकन। अब वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा। तमिलनाडु में 16 अप्रैल को RSS का पंथ संचलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू की बेटी चंदा से ED की पूछताछ। लालू उस समय आप देखिए क्या थे, रेल मंत्री थे, उस समय की आरोप लग रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रवि हसनी का डेथ हो गई। नदवी के निधन की खबर मिलने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और रायबरेली जिले के पृथक गांव तकिया के कब्रिस्तान में आज किया जाएगा खाक। रचनात्मकता के साथ बनी रहे मर्यादा। चलिए आप देखिए खबरें जुड़ी रहती हैं। जब मिली धर्मेंद्र बिग बी की तरह बनने की सीख। चलिए मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना हो पढ़ लिया करिएगा। केंद्र का वाहन चालकों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने पर जोर, कहा लर्निंग लाइसेंस जारी करने के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के पाठ पर ध्यान दें राज्य। जल थल नभ से होगी श्री राम मंदिर की निगरानी। देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 11वीं पाठ्यपुस्तक से मौलाना आजाद से संबंधित अंश हटाए गए। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कक्षा 11वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पाठ्यक्रम पुस्तक से मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित अंश हटाए गए। और NCERT पर आप देखते हैं आरोप भी लगते रहते हैं कि जब जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से काम करता है। और NCERT किताबें आपको पढ़ने की भी कहा जाता है या नहीं। और इसकी आप देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जिसे 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कई अभी बदलाव किए गए, उस पर भी सवाल हो रहे हैं। आज से असम में शुरू होगा 7 दिनों तक चलने वाला त्यौहार रोंगालू बिहू। ये पूछ लेता है कई बार, आप देखते हैं बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। असम को देखना हो तो आप देखिए ये असम है। दिसपुर राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश 2 देशों से लगती है इसकी। और आप देखेंगे इससे राज्य बनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। और गुलाब चंद कटारिया हैं कि राज्यपाल हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है असम, ठीक है। सभी जिलों में बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैन हॉल में 2 मजदूरों की मौत मामले में बिहार सरकार तलब की गई नमामि गंगे परियोजना में। और आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी की संपत्ति सबसे अधिक 510 करोड़ रुपए है। ADR की रिपोर्ट कह रही है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की है ना। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम है 15 लाख रुपए। और इसको लेकर आप देखिए ममता बनर्जी की तारीफ भी की जाती है। चलिए तो ये आप लोग देखते रहा करिए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। और यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ तथ्य यहाँ मिल जाते हैं। बांग्लादेश में भारी ओले गिरने से चली गई थी कई लोगों की जान। ये 1986 में आज ही बांग्लादेश के गोपालगंज में अब तक के सबसे भारी ओले गिरे थे। ओले में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिरे थे और इनमें से कई का वजन
1 किलो से भी ज़्यादा था। इसमें 92 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में अलग हुआ था। पश्चिम बंगाल, आप देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। अमेरिका में खोला गया दुनिया का पहला काइनोटोस्कोप पार्लर 1894 में आज ही पहली बार 5 मशीनों के साथ न्यूयॉर्क में एक काइनोटोस्कोप पार्लर खोला गया था। इसमें पैसे लेकर ग्राहकों को छोटे छेद के माध्यम से एक छोटी फिल्म दिखाई गई थी। मोटर चालित इस शुरुआती मोशन पिक्चर मशीन का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। बॉलीवुड की पहली पार्श्व गायिकाओं में से एक थी शमशाद बेगम। लेके पहला पहला प्यार, कजरा, मोहम्मद बाला और मेरे पिया गए रंगून जैसे सदाबहार गीतों को गाने वाली पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का जन्म 1919 में आज ही अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। बचपन से ही लोकगीतों में रुचि लेने लगी। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो से गायन की शुरुआत की। 1941 में फिल्म खजांची से बॉलीवुड फिल्मों के गायन में कदम रखा। बाबुल, मदर इंडिया, CID, शाहजहां, बीजू बावरा जैसी कई हिट फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। 2009 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण आप देखिए 1954 से शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क में स्थित प्रमुख नीलामी सुदवी में 1913 में बनी फातिमा इस्माइल डी लॉक्सौर की पेंटिंग की नीलामी अगले माह होगी। इसकी नीलामी में $3.5 लाख से $4.5 लाख मिलने का अनुमान है। यह 20वीं सदी की चर्चित पेंटिंग में से एक है। उम्र के साथ बढ़ते मोटापे पर लगेगी रोक। बेज वसा कोशिका को उत्पादित कर मेटाबॉलिक सिस्टम को उत्तेजित करने की विधि खोजी गई। उम्रदराज चूहों में किया गया बेज वसा के निर्माण की प्रक्रिया का। ये बेज वसा कोशिकाएं क्या है? तो ये बेज वसा कोशिकाएं या एडिपोसाइट्स सफ़ेद वसा ऊतक के में मौजूद होते हैं। वे सफ़ेद और भूरे एडिपोसाइट्स दोनों के लिए समान काम कर सकती है। आमतौर पर वे ऊर्जा संचय कर सफ़ेद कोशिकाओं की तरह काम करते हैं। हालांकि ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर वे भूरे रंग की कोशिकाएं गर्मी पैदा कर ऊर्जा का प्रसार करते हैं। और बेज वसा बनने का कारण तो अध्ययनों से पता चला है कि व्यायाम आपके शरीर के ब्लड हार्मोन आइरिसिन को सक्रिय करता है, जो शरीर में सफ़ेद वसा को भूरी वसा की तरह जलने के लिए कहता है। यह प्रक्रिया बेज या फिर बेज फैट बनाती है। चलिए, आंध्र प्रदेश में कुत्ते के विरुद्ध थाने में दर्ज हुई शिकायत। राजनीति में नेता चर्चा में बने रहने के लिए कभी कभी विचित्र तरीके अपनाते हैं। कुछ ऐसा ही किया आंध्र प्रदेश में विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता दसारी उदयश्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कुछ महिलाओं के साथ मिलकर विजयवाड़ा थाने में एक कुत्ते के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। दरअसल इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें एक कुत्ता दीवार पर लगे मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के पोस्टर को फाड़ रहा है और उन्होंने कुत्ते के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। देख लीजिए, संस्कृति में सकारात्मक विश्वास से स्मृति में हो सकता है सुधार। ये आप देखते हैं होते रहते हैं नुकसान। अब TMD की मदद से LED और सोलर सेल और बेहतर बनाएंगे। चलिए, बिना राड स्क्रू के स्पाइन टीवी का ऑपरेशन खर्च भी कम होगा। 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च आता है स्पाइन टीवी के मरीजों को ऑपरेशन के दौरान रॉड डलवाने में। अब यह भार कम होगा। BHU के वैज्ञानिकों ने 300 मरीजों का किया सफल ऑपरेशन। मरीजों को रॉड और स्क्रू से मिली मुक्ति। स्पेंजर नेचर के इंडियन जर्नल ऑफ आर्थोपोडिक में प्रकाशित हुआ है शोध। अच्छी बात रहती साइन टीवी, फ्री में टीवी। ये खबरें भी आप देख लिया करिएगा, देखना हो तो। मूवियों से जुड़ी खबरें हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।